वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज बात करते हैं एक अहम मुद्दे पर। भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मतलब FIUND आजकल दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर काफी ध्यान दे रही है। जी हाँ, जांच चल रही है और सवाल ये है कि क्यों, खास तौर पर जब बात आती है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर्स की, मतलब देशों के आर पार जो क्रिप्टो भेजा जा रहा है। तो ये जांच का कारण क्या है? असल में चिंता उन वॉलेट ट्रांजैक्शंस को लेकर है जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है, अनरेगुलेटेड जिन्हें कहते हैं। और इसमें एक पेच ये भी है कि कुछ तार पाकिस्तान से जुड़े खातों तक जाते दिख रहे हैं। हाँ, और खासकर जम्मू कश्मीर जैसे जो संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ के पास होने वाली गतिविधियों को लेकर अधिकारी थोड़े चिंतित हैं। डर यही है कि कहीं ये पैसा गलत कामों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे अवैध फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग। बिल्कुल, और सिर्फ वही नहीं, भारत से बाहर जो पैसा भेजा गया है वो भी जांच के दायरे में है। हाँ, और यहाँ देखिए, एक बात साफ करनी होगी, अभी तक कोई सीधा क्रिमिनल कनेक्शन सामने नहीं आया है, मतलब कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स है ना, इनमें पारदर्शिता की भारी कमी है। कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। और इसी वजह से FIUIND और हाँ, ED मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हाँ, EDB। वो ब्लॉकचेन पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। असल में ये जांच शुरू ही हुई कुछ अजीब से क्रिप्टो लेन देन की वजह से, खासकर ये वॉलेट से वॉलेट वाले। हाँ, इनको ट्रैक करना तो वाकई मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल, क्योंकि कोई बैंक बीच में नहीं है ना। और फिर जब इसमें कश्मीर में आतंकवाद या अलगाववादी फंडिंग की आशंका जुड़ जाती है तो मामला और गंभीर हो जाता है। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजों पर रेगुलेटरी शिकंजा लगातार कस रहा है। बाइनेंस ने देखिए कोशिश तो की है वापसी की, कुछ कंप्लायंस के मुद्दे सुलझाए, लगभग 18.9 करोड़ का जुर्माना भरा। हाँ, और FIUIND के साथ रजिस्टर भी किया खुद को। हाँ, रजिस्टर भी किया, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। ईडी ने फिर भी इसी क्रॉस बॉर्डर वॉलेट जांच के चक्कर में बाइनेंस से जुड़े कुछ बैंक खाते फ्रीज कर दिए। ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स कितने गंभीर हैं इस मामले को लेकर। और देखिए, ये कहानी सिर्फ बाइनेंस तक ही सीमित नहीं है। भारत का अपना एक बड़ा एक्सचेंज है, WazirX। हाँ, WazirX। उनकी भी 2024 में एक बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुई थी, एक हैक हुआ था। उसके बाद उनकी भी जांच हुई। अक्टूबर 2024 में तो FIUIND और CERT-In मतलब साइबर सिक्योरिटी वाली एजेंसी, इन सब की टीमों ने WazirX अधिकारियों से पूछताछ भी की थी। अच्छा। और बाद में ब्लॉकचेन एनालिसिस से ये शक गहराया कि शायद इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का वो कुख्यात हैकर ग्रुप Lazarus ग्रुप हो सकता है। तो कहता है कि बाइनेंस ने उसे खरीद लिया, लेकिन बाइनेंस मना करता है। हाँ, बाइनेंस साफ इनकार करता है। तो ये मामला और भी उलझ जाता है। ये रेगुलेशन वाला जो पहलू है ये भी बड़ा दिलचस्प है, खासकर जब हम भारत और पाकिस्तान को साथ में देखते हैं। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग लग रहे हैं। भारत देखिए बहुत संभल कर चल रहा है। क्रिप्टो को लीगल टेंडर तो नहीं माना, लेकिन टैक्स लगा दिया 30% मुनाफे पर और 1% TDS हर लेन देन पर। हाँ, टैक्स का शिकंजा तो कसा है। और मार्च 2023 से ये नियम भी है कि सभी एक्सचेंजों को FIUIND के साथ रजिस्टर करना होगा, KYC करना होगा और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो रिपोर्ट करनी होगी। मकसद साफ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML नियमों का पालन करवाना। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देखें तो वो क्रिप्टो ट्रेडिंग को एक तरह से लीगलाइज करने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हाँ। मार्च 2025 में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाया, फिर जुलाई 2025 में PVARA यानी पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बना दिया। अच्छा, तो वो एक रेगुलेटरी ढांचा बना रहे हैं। हाँ, लाइसेंसिंग और निगरानी के लिए। उनकी कोशिश है कि ये सब FATF, जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है, उसके मानकों के हिसाब से हो। हाँ। अब यहीं पर असली चुनौती खड़ी होती है। भारत का सतर्क रवैया, पाकिस्तान का लीगलाइज करने की तरफ बढ़ना, दोनों देशों के बीच का तनाव, और ऊपर से ये क्रिप्टो वॉलेट्स की गुमनामी। बिल्कुल, ये सब मिलकर अवैध फाइनेंसिंग का खतरा बढ़ाते हैं और इससे पूरे वित्तीय सिस्टम में अस्थिरता भी आ सकती है। हाँ, और ये जोखिम तो साफ दिख रहे हैं। पहला तो यही कि नियमों में इतना फर्क है, इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। लोग एक देश के नियमों से बचकर दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है, जैसे रेगुलेटरी आर्बिट्राज कहते हैं। दूसरा ये गुमनामी वाला जोखिम, जो अनरेगुलेटेड प्राइवेट वॉलेट्स हैं, उनका इस्तेमाल टेरर फाइनेंसिंग जैसे कामों के लिए हो सकता है। पता ही नहीं चलेगा पैसा कौन भेज रहा है। बिल्कुल। तीसरा, भारत पाकिस्तान का तनाव,
इसके चलते जम्मू कश्मीर में जो भी क्रिप्टो लेन देन हो रहा है उस पर कड़ी नजर है। हाँ, अभी हाल ही में SIA ने छापे भी मारे थे वहाँ, जी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। जी, और चौथा जोखिम है साइबर अपराध का बढ़ना। FATF ने भी चताया है कि आतंकवादी अब नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, ई-कॉमर्स, मैसेजिंग ऐप और हाँ, क्रिप्टो भी। हाँ, वो पुलवामा हमला 2019 और गोरखनाथ मंदिर हमला 2022, जी। इनके तार भी कहीं न कहीं क्रिप्टो से जुड़े गए थे जांच में। तो देखिए, भारत जो बाइनेंस की जांच कर रहा है वो कोई अकेली घटना नहीं है। ये दुनिया भर में जो कोशिशें चल रही हैं उसी का हिस्सा है। अमेरिका के न्याय विभाग ने भी हाल ही में क्रिप्टो आधारित टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क पर कार्रवाई की थी। हमास, अल-कायदा, आइसिस, इन सबके नाम आए थे। हाँ, सुना था मैंने। और यूरोपियन यूनियन का जो नया MLA बन रहा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी, वो भी मानता है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक बड़ा खतरा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो जांच एजेंसियां हैं वो एक मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं है, और दूसरी तरफ देश की वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, उसे भी बनाए रखना है। हाँ, बिल्कुल। ये एक ग्लोबल एफर्ट है अवैध पैसे के फ्लो को रोकने का। पर यहाँ एक सवाल सोचने लायक है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचना चाहिए। क्या रेगुलेशन की रफ्तार कभी टेक्नोलॉजी की रफ्तार से कदम मिला पाएगी, खासकर जब माहौल इतना संवेदनशील हो, जियोपॉलिटिक्स इतनी उलझी हुई हो? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। चलिए, डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।